वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो सीरीज़ में हम कर रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए मेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये बाइलिंगुअल हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के, दोनों ही लोग इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और ईपीएफओ जैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए पेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। इनके संबंध में आपको अधिक जानकारी इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ ही आप यूपी पीसीएस की कंप्लीट तैयारी करने के लिए पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ के लिए भी हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इनको ज्वाइन करके आप पूरी तैयारी करके सिलेक्शन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। साथ ही आप फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल को ज्वाइन करने से आपको चैनल से संबंधित जो भी अपडेट्स होंगे वो आसानी से मिल जाएंगे। राइट, तो आइए अब हम देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन। जो हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है What constitutional and legislative measures have been taken to empower women in post-independent India? यानी स्वतंत्रता पश्चात भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन से संवैधानिक और विधायी उपाय किए गए हैं। देखिए, क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चन को सही से पढ़ें। क्या बात की गई है, हमें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स बताने हैं और लेजिस्लेटिव यानी कि संवैधानिक और विधायी उपाय बताने हैं, और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में बताने हैं यानी कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जो भी प्रयास किए गए हैं उनको यहाँ पर बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है। इंट्रोडक्शन वाला जो पहला पार्ट होगा उसमें हम बता सकते हैं विमेन की दशा कैसी है। ठीक है, थोड़ी विमेन की कंडीशन के बारे में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो हमारा एक अच्छा इंट्रोडक्शन हो सकता है। और उसका जो मेन बॉडी पार्ट होगा उसमें हम एक हेडिंग डालेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स लिखे गए हैं, दिए गए हैं, उनके बारे में लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स हेडिंग डालकर, और दूसरी हेडिंग डालेंगे लेजिस्लेटिव मेजर्स। तो ये हमारा बॉडी पार्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। एक बार हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर हमने कैसा इंट्रोडक्शन लिखा है, देखिए, women have been dependent on others for centuries and their role has been very limited, but the status of women in the post-independence period underwent transformations. They have been rendering a significant contribution to the development of human resources. यानी कि हमें पहले बताना है कि जो महिलाएं हैं वो सदियों से दूसरों पर निर्भर रही हैं और उनकी जो भी भूमिका रही है वो काफ़ी ज़्यादा सीमित रही है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो महिलाओं की स्थिति है उसमें हमने परिवर्तन देखा है, और जो महिलाएं हैं वो मानव संसाधन के विकास में भी कंट्रीब्यूट कर पाई हैं। इंडिपेंडेंस के बाद का जो टाइम पीरियड रहा है उसमें हमको इंट्रोडक्शन में ये बता देना है। राइट, उसके बाद हम लिखेंगे ऐसे कौन से उपाय रहे हैं, संवैधानिक मेजर्स क्या रहे हैं जिसकी वजह से महिलाओं की भूमिका बढ़ी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स में पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी मेजर्स विमेन से रिलेटेड हैं उनको एक बार रिकॉल कर लीजिए और प्रयास कीजिए कि पार्ट वाइज चीज़ों को करें। यानी पहले आपने कुछ रैंडम चीज़ लिख दी, उसके बाद आपको याद आया कि अच्छा नहीं, फंडामेंटल राइट में भी दिया हुआ है तो उसको बाद में लिखते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर हमारा आंसर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हो, जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें दी गई हैं महिलाओं से संबंधित, उसी ऑर्डर में अगर हम लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेड आंसर होगा। राइट, अदरवाइज अगर आप ऐसे भी लिख देंगे तो गलत नहीं कहलाया जाएगा, लेकिन हमारी प्रेजेंटेशन ज़्यादा बेहतर तब होगी जब हम एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करें। देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स क्या होंगे। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें प्रयास किया गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ विमेन को, और उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए और जस्टिस इंश्योर की जाए। इसके लिए काफ़ी सारे प्रोविजंस किए गए हैं। वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पार्ट 3 से, जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। उसमें हम देखें तो जो आर्टिकल 14 है ये क्या कहता है कि इक्वालिटी टू ऑल इट्स सिटीजन्स इंक्लूडिंग विमेन, इसकी बात करता है। तो पहले हम ये बताएंगे कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत।
उसके बाद फिर आप फंडामेंटल राइट्स में और सारे सोच लीजिए कि कौन कौन से विमेन से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। तो उसमें जो अगला आता है वो हमारा आता है अनुच्छेद 15 क्लॉज 1। इसमें क्या बात की गई है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किस बेसिस पर? कास्ट, क्लास, क्रीड, सेक्स, रेस या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो ये भी एक प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, ये लिखा। अब उसके बाद आप देखेंगे अनुच्छेद 16 में भी बात की गई है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी ग्राउंड पर, ठीक है। पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करने में किसी भी ग्राउंड में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, और ये डिस्क्रिमिनेशन सेक्स के बेस पर भी नहीं होगा, राइट। तो आर्टिकल 16 में भी एक प्रोविजन है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि जो अनुच्छेद 42 है वो क्या कहता है कि जो महिला कर्मचारी हैं इनको मातृत्व लाभ प्रदान करने का उत्तरदायित्व किस पर है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? राज्य की। तो ये आर्टिकल 42 में महिलाओं से संबंधित एक प्रोविजन है। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आपने देखा होगा कि पंचायत में विमेन को रिजर्वेशन की बात की गई है 1/3 सीटों पर। तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 243D क्लॉज 3 में ये बात की गई है, ठीक है। तो एक प्रोविजन ये हो गया। उसके बाद ऐसा ही प्रोविजन म्यूनिसिपैलिटीज़ में भी है कि 1/3 रिजर्वेशन विमेन को दिया जाएगा, और ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 243T3 में, ठीक है, T क्लॉज 3 में। तो ये जो हमारे आर्टिकल्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको ये आर्टिकल्स ना याद आए, तो जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको आप एस्ट्रिक कर लर्न कर लीजिए, ताकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आप अपना आर्टिकल भी मेंशन करिए, क्योंकि यदि आप आर्टिकल मेंशन करेंगे तो वो आपको एडिशनल मार्क्स प्रोवाइड करा सकता है, वरना नॉर्मल अगर आप केवल पॉइंट लिख देंगे तो वो उतना इफेक्टिव मार्क्स आपको नहीं दिला पाएगा। इसीलिए आर्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा इम्प्रेशन अच्छा छोड़ते हैं, इसलिए आर्टिकल्स मेंशन करने से आपका आंसर और अच्छा हो जाता है। इसके अलावा क्या पॉइंट है? लेकिन इन केस आपको कुछ नहीं भी याद आ रहे हैं आर्टिकल्स, जैसे आपने फंडामेंटल राइट्स के लिख दिए और आपने DPSP वाला लिख दिया, लेकिन आपको ये वाला नहीं याद आ रहा है कि कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है कि रिजर्वेशन देना है विमेन को 1/3, तो कोई बात नहीं, बिना आर्टिकल के वो पॉइंट मेंशन कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे? और भी काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं जिसके अंतर्गत महिलाओं को विशेष लाभ दिए गए हैं, और साथ ही उनको एक और कौन सा दिया गया है? राइट टू वोट भी दिया गया है। तो आपने आंसर में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे उनको भी लिख दिया, और आपने एक एडिशनल पॉइंट ये भी दे दिया कि और भी प्रोविजंस हैं जिसमें महिलाओं के पास विशेष अधिकार है और ये राइट टू वोट भी है इनके पास। उसके बाद हम दूसरी हेडिंग में आएंगे, लेजिस्लेटिव मेजर्स। देखिए, आप ये सोच सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिख दिया और भी पॉइंट्स हैं और बाकी को डिस्कस नहीं किया, तो हम देखिए एक बार आंसर देख लें। हमने ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। तो हमें अपने आंसर के डिमांड के हिसाब से लिखना है, यानी आप सिर्फ लिखते ही जा रहे हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कितने उसमें वर्ड लिमिट है, राइट, उस हिसाब से आपको लिखना है। तो हमने जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं विमेन से रिलेटेड सबको इंक्लूड कर लिया है, तो इसीलिए ये आपका आंसर अच्छा आंसर है। इसमें आपको अगर आप और पॉइंट्स नहीं भी याद कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अब हम लेजिस्लेटिव मेजर्स देख लेते हैं। तो लेजिस्लेटिव मेजर्स में भी हम जितने भी इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं उन सबको इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला एक हो गया हिंदू मैरिज एक्ट, जो 1955 में आया था। इसके माध्यम से क्या किया गया था कि विमेन को भी इक्वल राइट दी गई थी डाइवोर्स की और दोबारा विवाह करने की, और इसके अंतर्गत पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, चाइल्ड मैरिज, इन सबको प्रोहिबिट कर दिया गया था, ठीक है। तो ये एक लेजिस्लेटिव मेजर लाया गया था 1955 में, हिंदू मैरिज एक्ट। उसके बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में आया था, यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। इसके माध्यम से क्या कहा गया था कि महिलाओं को भी माता पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा, ठीक है, और वो भी अपना अधिकार इस पर कर सकती हैं। उसके बाद एक अन्य जो लेजिस्लेशन आया था वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया था, यानी कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम। ये 1961 का अधिनियम है। इसके माध्यम से क्या कहा गया था कि जो डाउरी है उसको इलीगल घोषित कर दिया गया था। उसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट्स अमेंडमेंट एक्ट आया था 2017 में। इसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में आया है। देन सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस
प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 का है। ठीक है, तो महिलाओं से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता है तो इनको आप किसी अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, और ये आपके एसे में भी काम आ सकते हैं। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट हम एक्ट्स देख रहे हैं इनको याद कर लीजिएगा, इनके ईयर्स को। ठीक है, देन अब हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे। देखिए, हमको ये पता है कि जो भी प्रयास किए गए हैं उससे काफ़ी हद तक महिलाओं की दशा सुधरी है, लेकिन अभी काफ़ी प्रयास किए जाने बाकी है। ठीक है, और उससे इन प्रयासों में एक वे फॉरवर्ड भी हम दे सकते हैं कि ऐसा करा जाना चाहिए। ठीक है, तो उन्हीं सारे पॉइंट्स को मिलाकर हम एक कंक्लूजन देंगे। हम क्या कहेंगे कि ये चीज़ें जो हुई हैं बहुत अच्छी हैं और इम्प्रूवमेंट भी देखा गया है, लेकिन स्टिल अभी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है, और एक हम वे फॉरवर्ड दे देंगे कि विमेन रिजर्वेशन बिल भी लाया जाना चाहिए पार्लियामेंट में। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर जो है वो और एनरिच हो जाएगा। यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या कंक्लूजन लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि इट कैन बी सेड दैट दो द कंट्री हैज़ बीन सक्सेसफुल टू सम एक्सटेंट इन अचीविंग द गोल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, देयर इज मोर टू अचीव। ठीक है, इतना आप समझ गए कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें बची हैं। जो भी मेन सोशल इवल्स हैं हमारी सोसाइटी में प्रिवलेंट, डाउरी और मेल चिल्ड्रन के लिए डिज़ायर, रेप्स, इनको अभी तक पूरी तरीके से इरेडिकेट नहीं किया जा सका है। ठीक है, इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि हम मॉरल एजुकेशन को बढ़ावा दें और स्ट्रिक्टर लीगल एक्शन लाएं, ताकि ऐसे जो भी सोशल इवल्स किए जाते हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जा सके और ऐसा ना किया जाए। और उसके बाद हम एक वे फॉरवर्ड हमारा क्या हो जाएगा कि इनके लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारा जो पहला स्टेप हो सकता है वो हो सकता है विमेन रिजर्वेशन बिल को पास किया जाए। ठीक है, तो ये हमारा एक अच्छा कंक्लूजन फॉर्म करता है। इसी को आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा। तो इसी तरीके से हम अपने कंक्लूजन को लिखते हैं। अगर हम वे फॉरवर्ड अलग से नहीं लिख रहे हैं तो हम कंक्लूजन में एक वे फॉरवर्ड की एक उपाय, एक सजेशन, एक मेजर लिखकर दे सकते हैं। राइट, तो ये एक हमारा अच्छा कंक्लूजन होगा और इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।